स्टूडेंट्स, ये हमारी अभी जैसे कि प्रीलिम्स के लिए लगभग 20 to 25 days बचे हैं रिमेनिंग. सो वी विल ट्राई टू कवर PYQ और स्टैटिक सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल, जैसे कि लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. जैसे कि प्रीलिम्स में you will get around 60 to 80 questions from static area. सो उसके लिए हमें स्टैटिक पे कमांड होनी चाहिए. और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सारी जो स्टैटिक के मेजर थीम्स हैं वो सारी प्रीलिम्स से पहले एक बार फ्रेशअप हो जाए, कि हमें सब कंसेप्ट अच्छे से पता हो, उसमें बेसिक क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कोर डिमांड क्या है, rather than focusing on non-useful topic. We need to focus on 20 to 40% of syllabus of this static, from which questions is coming since last 8 to 10 years, and that will fetch you 70% to 80% accuracy in this static question. ठीक है. अभी जैसे कि इन प्रीलिम्स static question, static static part is most important part. जिसका भी स्टैटिक स्ट्रांग होता है दे विल फाइनली क्लियर द प्रीलिम्स. ठीक है. और यहाँ हम स्टैटिक में कोशिश करेंगे कि आज हम अगले 4-5 वीडियो हमारे पॉलिटी के लिए हो गए, उसके बाद हम ज्योग्राफी, उसके बाद हम इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इसके एक एक 4-4, 5-5 मैराथन सेशन लेंगे. Like each and every subject, each subject series will cover around your 100 to 300 topics for each subject, from which you can solve almost all questions in prelims exam. ठीक है. And we need to focus on conceptual clarity while discussing this PYQ. हम कोशिश करेंगे कि हर हर क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, मतलब जैसे कि भी हमारी जो अप्रोच है इस क्वेश्चन में, जैसे अप्रोच टू डिस्कस PYQs. जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो हम पहले देखेंगे कि ये किस पार्ट से आ रहा है सिलेबस के, फिर उसके कंसेप्ट क्या है उसके पीछे, उसको हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे ताकि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और उस टॉपिक से अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ रहा है तो हमें वो सॉल्व हो जाए हमसे, और हमें वहाँ सिली मिस्टेक ना हो. ठीक है. आफ्टर डूइंग दिस, इसके बाद हम कोशिश करेंगे, दिस इज फर्स्ट. सेकंड, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि भाई इसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना चाहिए था. जैसे कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कीवर्ड पकड़ना हो, या कोई एक्सट्रीम वर्ड है, और टोन ऑफ स्टेटमेंट क्या है. तो इस तरीके से हम उसके बाद उसका सो कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग जो होती है वो कैसे यूज़ कर सकते थे
ये हम देखेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसकी बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अभी हम शुरू करते हैं पॉलिटी। तो अभी हम पॉलिटी का सेशन शुरू करते हैं। अभी हम पॉलिटी के सेशन में लगभग 2015-16 से लेके अभी 2025 तक के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि 2025 का जो पेपर है वो हम सीरीज कंप्लीट करने के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमें उसमें देखेंगे कि भाई हमने ये सीरीज जो कंप्लीट की है, पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, इसमें से हमारे जो लास्ट पेपर हुआ है 2025, उसमें हमारे कितने क्वेश्चंस सही आ जाते हैं, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू कैन फाइंड दैट आपके कम से कम एट लीस्ट 40 to 55 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर लिंक्ड विद दिस PYQs। यहाँ मैं आपको ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गए। क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होंगे, बट अगर आपके पास इस चीज़ का नॉलेज होगा तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस एंड गेट योर क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। तो हमारे इस सेशन का प्राइमरी गोल है कि स्टैटिक को हमें ब्रशअप करना है। PYQ से आने वाले जो क्वेश्चन है अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन, इसमें हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ठीक है। तो अभी हम अपना आज का पॉलिटी का सेशन शुरू करते हैं। पॉलिटी डिस्कस करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है, जैसे कि पॉलिटी में 3-4 सब हेड है, जैसे कि बेसिक्स, फीचर, इसमें आएगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्ट्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 9, 19, 35 एंड अदर एक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, ETC, ठीक है। उसके बाद आएगा सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब इसमें आपके क्या आएंगे, स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। दूसरा आएगा शेड्यूल एरिया, ERIs, बॉडीज। बॉडीज को एक हमने अलग सेक्शन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि बॉडीज के मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और वो भी अल्टरनेट ईयर आते हैं। यू कैन नॉट गेट अ कंपल्सरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक,
ठीक है, इसको हम ओवरलुक करके जो अभी भी करंट में बॉडी चल रही है उनको डिस्कस करेंगे कि अ, अभी जैसे कि नेशनल NHRC न्यूज़ में है, ECI न्यूज़ में है, तो इन बॉडीज़ को हम PYK के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 4 पार्ट है, तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो पार्ट बेसिक पिक्चर वाला पार्ट है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, बट यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, इसमें दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पार्ट 3 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट द प्रॉब्लम विद दिस पार्ट इज इट इज टू बल्कि। जैसे कि पार्ट 3 वी हैव पार्ट 3, मतलब जिसको हमने, ये पार्ट 3 इज नॉट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने डिवाइड किया है ना, सिलेबस को डिवाइड किया है, उस उसको पार्ट बोल रहा हूँ मैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो पार्ट 3, जैसे कि हमने इसमें बना यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें ओवरलोड बहुत है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट। You will get every year at least 4 to 6 questions from these topics. And the good thing about this question is these questions are always repetitive. रिपीटेटिव मतलब कि जैसे कि ये जो सारे टॉपिक मैंने डिवाइड किए हैं, पार्ट A, B, C, एंड दिस इज द लिस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इनमें से तीनों में से थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सारे पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, these are majority of them, say 80% questions from polity sections are repetitive। ठीक है, इसको मैं जैसे कि हमारा जैसे ही पॉलिटी का सेशन हमारा खत्म होगा, आई विल डिस्कस विथ यू एग्जैक्टली 2025 के जो क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस ईयर। सो आपको इस चीज़ पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ, कि मैं जो बता रहा हूँ 70 to 80% जो क्लेम कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली ट्रू। मतलब इफ you got the conceptual clarity about the topic in last 10 years, then you are going to solve it 70 to 80% question correct। ठीक है, एंड पॉलिटी प्ले पॉलिटी मोस्ट important part in prelims। Those who get 15 out of 18, 16 out of 18 are generally qualified prelims, but if you got less than 10 question correct out of 18, then your chances will be reduced। This section is somewhat which everyone read from starting of their preparation and hold good command over these topics। ठीक है, तो अभी हम पहले सबसे पहले बात ये हो गया, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम अभी ये सब पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, और पॉलिटी के हम लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, और आपको जैसे हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा, आई विल डिस्कस विद यू पेपर ऑफ 2025 एंड शो यू कि हाँ, इतने क्वेश्चन आए थे और ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन से फर्स्ट पार्ट जो हमने बोला है, जैसे कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जितने भी लास्ट ईयर के लास्ट के लगभग 2016 से 2025 तक अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके पीछे की कंसेप्ट समझेंगे, और अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल कैसे करना है उसके अप्रोच भी देखेंगे। ठीक है, सो अब अवर अप्रोच अभी, हाँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में है कि
हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बेसिक, इसके बारे में बेसिक कुछ दो चार चीज़ें जो फैक्ट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आने के लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उस पर। ठीक है, तो ये जो बॉडी थी 289 प्लस मेंबर थे इसमें, एंड 93 फ्रॉम जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे थे। ठीक है, और ये बॉडी जो थी ना कैबिनेट मिशन की, इसको बोलते थे, इसको इससे बनाई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके जो प्रोविजन के थ्रू बनाई गई थी। इस बॉडी में जो मेंबर थे जो हमने ऊपर डिस्कस किए 289 83, तो ये जो 289 मेंबर थे स्टेट वाले, दे आर इलेक्टेड। ठीक है, एंड 93 ऑफ दीज आर nominated member, nominated by whom, nominated by princely states। ठीक है, इसमें चार चीफ चीफ कमिश्नर जो है ना, जैसे कि अभी यूटी होती है उस टाइप का, तो वहां से आए थे। ठीक है, तो इतने मेंबर थे, दीज ऑल आर, ये सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। कैसे, जैसे कि अभी राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, तो उसी टाइप से ये सारे जो प्रोविंशियल असेंबली थी उनसे इलेक्टेड थे। ठीक है, मतलब यह डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल बट इनडायरेक्टली। ठीक है, इसको याद रखना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक इनकी बॉडी बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये बॉडी का चीफ काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। हालांकि इसने दो फंक्शन किए थे, एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड एज पार्लियामेंट, टिल हमारा पार्लियामेंट नहीं बना तब तक। ठीक है, तो इसमें यह था कि इसमें जब भी पार्लियामेंट की एज ए पार्लियामेंट काम करती थी, तब इसके हेड थे जीवी माड़वानकर। और ये जब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती थी, इसके थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसकी दो चार बातें आप अच्छे से याद में रखना। कौन सी, कि ये बॉडी डायरेक्टली इलेक्टेड थी पब्लिक से नहीं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दूसरी बात, तीन टाइप के मेंबर थे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड चीफ कमिश्नर से। ठीक है, और इसकी जो कमेटी आएगी तो वो कमेटी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद इसके हेड बने थे। ठीक है, बट उससे पहले उनका जो हेड था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और वो बने थे एज अ फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है
सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफिनेशन ऑफ। तो ये जो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। ये हम एक लेमन टर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि व्हाट इज दिस, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, व्हाट इज पर्पस ऑफ चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब एक्ट कर रहे हैं, सब एक्ट जो बनाते हैं हम, इस सब का पर्पस क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड, मतलब जो है ना इसमें गवर्नमेंट पे बहुत, गवर्नमेंट वर्क थ्रू लॉज, गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्शन what it can do and what it cannot do, can do and cannot do। जैसे कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एक एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बताता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है। तो जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है तो 1432, सो गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम, ठीक है। तो ये एक, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम बनाया, एक स्केलेटन बनाया कि भाई इससे बाहर आपको जाना नहीं है, यू कैन डू व्हाट एवर डू, बट इससे बाहर नहीं जाना है। इससे बाहर जाओगे तो इसको, ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कौन काम करेगा, लॉ इनवैलिड हो जाएगा, या आप जो ये कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसकी कुछ भी अगर आपने वायलेशन किया, ये जो आपको एक कंपाउंड बना के दिया है, जैसे कि एक ढांचा बना के दिया है, तो इसके लिए 3 ऑर्गन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। दिस थ्री वर्क फॉर ईच अनदर। ये जो तीनों है ना, तीनों ऐसे काम करते हैं कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, चेक एंड बैलेंस में रखते हैं। हालांकि इससे होता यह है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर ना जाए। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर गया फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए क्या होगा कि उनका इम्पीचमेंट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। और उसके क्या होगा, फिर इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट कौन करेगा, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव इम्पीचमेंट करेगी उनका। तो मतलब ये कौन सा लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, पार्लियामेंट जो इम्पीचमेंट करेगी इसको। तो ये एक दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल अभी बताते हैं, अभी जो एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो थे, उनके यहाँ कुछ कैश मिलने का कुछ इशू हुआ, ठीक है। तो एक की जुडिशरी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, तो इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट इसको इम्पीच, रिमूव करेगी, ठीक है। रिमूव करेंगे कैसे, पार्लियामेंट में ये पास करके। सो दिस वर्क लाइक, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये इसको, ये इसको, ये तीनों एक दूसरे को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं, ठीक है।
जुडिशियरी थ्रू जुडिशियल रिव्यू पावर। ठीक है, तो मतलब एक आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट विथ लिमिटेड पावर। और ये लिमिटेड पावर मतलब लिमिटेड पावर किसने दी है? लिमिटेड पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। एक इनको ढांचा बना के दिया है कि हाँ इससे बाहर नहीं जाना, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस। इसमें क्या है? डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, आर्टिकल है। तो इससे बाहर अगर कोई जाएगा तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के तीनों ऑर्गन से। ठीक है, चेक एंड बैलेंस के सिस्टम से। चलो ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज ये है कि इनको एक ढांचा बना के। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखें। द सिक्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इक्वलिटी एंड ये टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट, नहीं, ये पर्पज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट डिफाइन द लिमिट एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जो मैंने बोला ना कि आपको जो बोला कंपाउंड, इसका दायरा लिमिट क्या है, तो सिक्योर सोशल जस्टिस ये है, बट ये ब्रॉड है, ये नैरो ऑप्शन है। ठीक है, ये जस्ट एक पार्ट ये कर रहा है। हमें ऑप्शन वो सिलेक्ट करना है जो ब्रॉड हो, जो बड़े डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि भाई ये आपको एज ए कंपाउंड में काम करना पड़ेगा। मतलब कि पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर किसी की बाउंड्री सेट करके उनको काम करने देते। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में अभी 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 हमने डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज वर्क विथ, किससे वर्क करता है कि जो लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन से उससे काम करता है। व्हाट इज क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं, ये नैरो ऑप्शन है। ठीक है, गवर्नमेंट हुज एंजॉय नॉमिनल पावर, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द गवर्नमेंट हुज एंजॉय रियल पावर, नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप में भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको समझा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है कि भाई लिमिट में सबको काम करना पड़ेगा एज अ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किया है उसके सारे लिमिट में। तो इसका ऑप्शन है डी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स की लिमिटेड विथ पावर। हाँ, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर कोई भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है, सेमी सेमी प्रेसिडेंशियल होता है, कोई भी हो सकता है। पॉपुलर गवर्नमेंट, नॉट इनकरेक्ट। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर आपने क्वेश्चंस में, इन तीनों क्वेश्चंस में, जैसे कि इसमें अप्रोच जो होनी चाहिए, अप्रोच के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो अप्रोच में इसमें एक सबसे बड़ी बात अगर आपने तीनों क्वेश्चन में नोटिस की है, ये क्वेश्चन आया 2023 में, 2021 में और 2020 में। दिस आर द सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, सेम सेम थीम में है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दूसरी अगर आपने देखी होगी तो ट्राई टू रीड दिस, ऐसे जब वन लाइन क्वेश्चन आते हैं तो ट्राई टू रीड क्वेश्चन फ्रॉम डी टू ए। ठीक है, क्योंकि जनरल क्या होता है, जैसे कि पहले जब तुम एक या दो ऑप्शन पढ़ोगे तो आप आपके मन में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये पहला सही है, दूसरा सही है। बट रियल ऑप्शन मेनी टाइम्स इज डी, मतलब लास्ट में होता है। तो पहला अगर आपको रीड करोगे तो इससे होगा ये कि आपका डी से ए को जाओगे तो यू विल गेट गुड आइडिया कि भाई आपके जो चांसेस है टू गेटिंग करेक्ट विल बी इम्प्रूव। ठीक है, सो ऐसे वन लाइनर में इसमें हम, इससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन हो गया उसमें हमें क्या करना है, डी से ए पढ़ना है। ठीक है, इससे हमारे 25 से 30 सेकंड बच सकते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमॉन्ग द सिटीजन। ये सही है। ठीक है, 26 November 1949 is the Constitutional Assembly India set up drafting committee under
B.R. अम्बेडकर, ठीक है। बट ये बात सही है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो 29 अगस्त 1947 को स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये एडोप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है जो प्रियम्बल में भी मेंशन है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस टाइप वाले क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन अगर दूसरा गलत होता है तो यू डायरेक्टली कम टू आंसर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि बोथ इज करेक्ट, तो आपके तो बोथ करेक्ट है ही नहीं है, आपका ऑप्शन ये कट गया। उसके बाद क्या बोलेगा, ये इसमें बोला है बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ, नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। इसमें बोला है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, तो यही है। इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो 2 ऑप्शनल स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो जो 3 ऑप्शन है ना उसमें ऐसे डिसाइड किए हैं S1 एंड S2। अगर आप में से एक भी कोई आपने अगर S1 गलत मान लिया, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है तो बोल रहा है कि बोथ बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बी बोल रहा है बोथ करेक्ट एंड नॉट एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपका ये अगर इनकरेक्ट है, सी बोल रहा है 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, डी बोल रहा है 1 इज इनकरेक्ट 2 इज करेक्ट। सो अगर तुम्हारा पहला गलत होता है तो तुम्हारा बोथ वाला तो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये भी गया, सो यू जस्ट लेफ्ट विथ दिस ऑप्शन। सेम विथ बी, अगर तुम्हारा इस गलत है तो ये दोनों केस में कोई भी गलत होगा तो यू आर गॉन विथ ऑप्शन ए एंड बी। यू जस्ट नीड टू चूज दिस ऑप्शन सी और डी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मल्टी स्टेटमेंट, तो इसको डरना नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले देखना है कि विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है, एंड देन अप्रोच दिस क्वेश्चन। आराम से दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर तुम्हें एक इनकरेक्ट मिल गया S1 या S2 से, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस अप्रोच को याद रखो। ठीक है। हाँ, अभी हम एक प्रियम्बल के हमारे नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन है, लाइक एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में के बारे में 1-2 फैक्ट पूछा है, ठीक है। माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसमें लिखा जाता है, रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि एक बार प्रियम्बल के बारे में कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आराम से एक बार वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रियम्बल में हमारे इसमें कुछ कुछ चीज़ें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to Constitution of India, sovereign, socialist, secular, democratic republic, से डी ई आर ई। तो ये आपको इसका निम्नलिखित थोड़ा याद रखो, क्योंकि बहुत बार ये पूछता है कि सोवरेन के बाद सोशलिस्ट आता है या सेकुलर आता है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है जस्टिस, उसके बाद है लिबर्टी, उसके बाद है इक्वलिटी, उसके बाद है फ्रेटर्निटी, ठीक है। और उसके बाद एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट दी है, ठीक है, वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है। यह एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, जस्टिस 3 टाइप के हैं, ठीक है। जस्टिस कौन सा है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल के लिए क्या दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSP। पॉलिटिकल जस्टिस के लिए क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वो पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात क्या इसमें बोला है कि लिबर्टी, लिबर्टी में 5 टाइप की दी है, थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। लिबर्टी कितने टाइप के हैं? लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। इसका आप ऐसे BTWF ऐसे कुछ करके निम्नलिखित से याद रख सकते हो, बट लिबर्टी के कितने हैं? 5, जस्टिस के 3, और उसके बाद है फ्रेटर्निटी, एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। और उसके बाद डेट दी है। तो ये इसमें से कुछ कुछ चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि भाई क्या वर्ड है मेंशन, कि सोशलिस्ट सेकुलर, सॉरी, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और उसके बाद डेट दी हुई है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने की। ठीक है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रियम्बल है ना, इसको आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, मतलब ऐड किया गया है। ठीक है। ठीक है। ये क्या करती है ना, इनका माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाती है। ठीक है। एंड हमारे जो प्रियम्बल है ये इंस्पायर कहाँ से है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी ने जो लाया था। ठीक है। ये हो गया पहली बात। और ये प्रियम्बल क्या है ना, प्रियम्बल कुछ कुछ चीज़ें हमें बताती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहली बात तो सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? क्या बोलती है पार्लियामेंट? वी द पीपल ऑफ, मतलब सोर्स दिखाती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पीपल। ठीक है। दूसरी बात है ना, जैसे कि जो नेचर ऑफ हमारे स्टेट है ना, कैसे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तो ये जो चीज़ें है ना हमें इसमें दिखाती है कि भाई इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब ये सब चीज़ें हमारे एक कंट्री के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमें समझ आती है। ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि हमने बताया कि जस्टिस, कितने टाइप का जस्टिस है? जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ठीक है। लिबर्टी, ठीक है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या बताता है? डेट जो है ना उसके एडेप्टेशन की, उसको बताता है। ठीक है। इसके जो कीवर्ड है तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक एक दो दो लाइन में बता देता हूँ चीज़ों के बारे में कि ये होता क्या है, व्हाट इज दिस। जैसे कि इंडिया इज अ सॉवरेन, मतलब क्या है? इंडिया कैन एक्वायर ए टेरिटरी, और इंडिया सेड अ टेरिटरी, मतलब इंडिया जो है ना टेरिटरी को दे भी सकता है। जैसे कि हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दे दी है। ठीक है। दूसरी बात है सोशलिस्ट। हमारी जो है ना मिक्स इकोनॉमी है, और हमारी जो है ना वेलफेयर हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का।
सेकुलर, सेकुलर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, जैसे कि ये जो वर्ड सेकुलर इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखो। इसमें सेकुलर के लिए आर्टिकल 25 टू 28, 15, 18 और बाकी सारे बहुत सारे प्रोविजन है, ठीक है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर जाता है। सेकुलर मतलब कि सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम ये स्टेट है, ये रिलीजन है, दे आर ऑलवेज लिव एट इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। बट इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया फॉलो पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। इंडिया पॉजिटिव वे में इंटरवीन कर सकता है, लाइक सबरीमाला। मतलब इसमें क्या हुआ था, अलो किया था फीमेल को टेम्पल में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है इसका, ठीक है। सेकुलर के बाद हमारा हो गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि भाई डेमो मतलब, डेमोस मतलब पीपल, ठीक है। तो इस वर्ड का ही मीनिंग होता है कि लोगों ने चुना हुआ सरकार, इस टाइप का कुछ। पीपल एंड पावर, तो लोगों के द्वारा दी गई होगी पावर, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब कि यहाँ हमारे डेमोक्रेसी के फीचर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, ठीक है। मतलब दूसरा क्या है, इक्वल वोटिंग राइट। तीसरा क्या, 61st पोस्टल अमेंडमेंट से क्या किया ना, 21st से 18 किया है एज वोटिंग का, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक मतलब इंडिया में क्या होता है, इलेक्टेड हेड होता है। इसको कौन हेड करता है, प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट को स्टेट विथ सेंटर मतलब असेंबली एंड लोकसभा राज्यसभा मिलके चुनते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक मतलब पावर जो होता है ना पीपल के हैंड में होता है, मतलब कि गवर्नमेंट हमेशा चेंज हो सकता है, और ऑल ऑफिसेस आर ओपन फॉर एनीवन, किसी को भी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्टिस, तो ये जस्टिस में सोशल जस्टिस मतलब इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन विदाउट सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्रीड, ठीक है। तो इसमें तीन टाइप की जस्टिस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि अपॉर्चुनिटी देना डेवलपमेंट की, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि सबको सभी तरीके के ऑफिसेस खुले होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या था 1950 को, तो इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें तीन वर्ड ऐड किए थे, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सो से इंटीग्रिटी, इसको कुछ निमोनिक्स करके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका कहना है कि 26 जनवरी को हमारा स्टेटस क्या था, तो सेकुलर होगा उसमें, नहीं होगा, ठीक है। सोशलिस्ट होगा, नहीं होगा। तो ये दोनों हमारे कट गए, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से ये तीन वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है। सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें सॉवरिन वर्ड नहीं है, सॉवरिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो हमारा जवाब है सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना। जैसे कि हम ये जो हमने प्रियम्बल ऐड की थी, इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमें पता करना होती, ये जो वर्ड है, ये वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और
इंटीग्रिटी। तो यहाँ अगर तुम सोशलिस्ट और सेकुलर को निकालोगे, क्योंकि ये 40 सेकंड से ऐड हुए हैं, तो तुम्हें मिलेगा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका आंसर है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, ये पूछ रहा है इसका। तो इसके लिए आपको दो केसेस देखना पड़ेगा। इसमें केस हुआ था 1960s में, बेरोबारी केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो लैंडमार्क 1973 का केशवन भारती केस हुआ, उसमें बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको रिफॉर्म हुआ एलआईसी केस में। एलआईसी केस हुआ 1995 में कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें एक दो चीज़ें है कि जैसे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, और प्रियम्बल को जो है ना, तुम बेरोबारी केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, इसने बोला था नहीं, केशवानंद भारती ने बोला था हाँ। ठीक है, एलआईसी केस ने बोला था यस। और उसके बाद ये भी हुआ था कि जो 42 हमारा अमेंडमेंट हुआ था, उसको चैलेंज किया गया था कि इसको अमेंडमेंट, प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि यस, अमेंडमेंट जो है ना प्रियम्बल में वो हो सकती है, बट दैट शुड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आगे आने वाले हम लेक्चर्स में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो प्रियम्बल यस, अमेंडेबिलिटी यस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड यस। ठीक है, और प्रियम्बल पार्ट है, ये तीनों केसेस में बता दिया। किसमें, बेरोबारी में बोला नहीं, फिर केशवानंद ने बोला हाँ, एलआईसी में बोला हाँ। और इसमें दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। पहली बात, जो प्रियम्बल है ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, और नाइदर प्रोहिबिशन ऑन लेजिस्लेशन। ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर। दूसरी बात, ये नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, और इसमें एक बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। मतलब इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पार्ट है पार्लियामेंट प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसका खुद का कोई ये नहीं है। इसकी जो प्रोविजन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हाँ, प्रियम्बल, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट। हाँ, ये सही, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, क्योंकि ये क्या बोला हमने, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नो, इसको लीगल इफेक्ट नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ठीक है ना, तो ये सही है। नो लीगल इफेक्ट ऑफ अदर पार्ट, तो इसने बोला गया है कि पार्लियामेंट ये पार्ट है। ठीक है, ये पहले बोला, तो इसका कोई लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरे पार्ट के थ्रू चलती है। द माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि माइंड किस में होता है, फंडामेंटल प्रियम्बल में होता है। कैसे कि इसमें बोला गया है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो ये सब इसमें जो आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोला गया है, तो इसमें वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, सेम क्वेश्चन, इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। हाँ, तो इसमें इसमें एक ही इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन लास्ट के 17 साल में।
अभी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉयडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं। तो हमने देखा था कि 5 टाइप की लिबर्टी थी, ठीक है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप एंड फेथ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? थॉट है, हाँ, थॉट बोला गया है, थॉट इज फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकंड, बिलीफ भी बोला गया है। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड इकोनॉमिक लिबर्टी, देयर इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक का क्या बोला है? जस्टिस बोला गया है, ठीक है। 3 टाइप के जो जस्टिस हमने डिस्कस किए थे उसमें से एक ये इकोनॉमिक जस्टिस था, बट इकोनॉमिक लिबर्टी थी नहीं, तो इसका आंसर है बी। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होती है? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या बन, इसमें दो, इसमें एक पॉजिटिव कॉन्टेशन होता है और एक नेगेटिव कॉन्टेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्टेशन मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी देनी है सबको डेवलपमेंट की, ठीक है। एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए हमने फंडामेंटल राइट लिया है। इसमें 17 आर्टिकल 17 आता है, आर्टिकल 19 आता है। नेगेटिव में क्या आता है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस, मतलब अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब कि किसी को कोई प्रिविलेजेस ना हो। इसके लिए कौन सी प्रोविजन है हमारे पास? जैसे कि इक्वल वोटिंग राइट है, कोई भी किसी भी ऑफिस बेयरर बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारी, इसका ये है। उसके बाद हम देखते हैं सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप के बारे में एक सवाल आया था 2021 में। हाँ, जैसे कि हम प्रियम्बल का देखेंगे ना, प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। 2017 में क्वेश्चन, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रियम्बल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2026 में यहाँ से 100% चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। इट हैज़ बिन सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से, ठीक है। तो प्रियम्बल के सारे जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है वो आप अच्छे से करके जाके इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड पे या कोई भी बेसिक कंसेप्ट पे, ठीक है। इसी को सिटीजन्स के बारे में एक 2021 में क्वेश्चन आया था। सिटीजनशिप के बारे में 2-4 चीज़ें हैं। सिटीजनशिप जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ज़्यादा इसके बारे में बोला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ सारे जो राइट्स है ना वो पार्लियामेंट को दिए है, कि पार्लियामेंट नीड टू डिसाइड कि कौन सिटीजन है, कौन नहीं है, और जो माइग्रेंट है, एक्वायर्ड टेरिटरी, उसके बारे में सब जो लॉ करने का पावर है वो पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट इसमें क्या करी है? पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉ बनाई है। जैसे कि लेटेस्ट लॉ बनाया था, कब लेटेस्ट लॉ बनाया था पार्लियामेंट में? सीए का जो एक्ट बना है वो। इसमें सिटीजनशिप जो है ना, तो कुछ कुछ जैसे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है, इसके लिए एक निमोनिक्स है, BRAND, ठीक है। तो पहले तो होता है बाय बर्थ, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। नेचुरलाइजेशन, अगर कोई एक टाइम पीरियड तक रह रहा है तो उसके बाद उसको नेचुरलाइज सिटीजनशिप बन जाता है वो, ठीक है। और डिसेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ठीक है। ये शिम हिमाचल के हाई कोर्ट ने इसके लिए आई थिंक 2025 2005 के अराउंड कुछ जजमेंट दिया था कि इंडिया में एक ही डोमिसाइल बच सकता है।
सिटीजन सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बी हेड ऑफ स्टेट। क्या सही है? नहीं, ये प्रोविजन है यूएसए में। इसके बारे में एक अभी एक अपने जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनका एक बुक आया था, तो उस बुक में उन्होंने बताया था कि ड्यूरिंग जब वो प्रेसिडेंट थे, तब उसके बुक में उन्होंने बताया गया है कि हाँ कि भाई कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तब सोनिया गांधी के बारे में अपॉइंटमेंट का अपॉइंटमेंट करने की कुछ बात चल रही थी, तो उसमें उन्होंने वो डिस्कस किया है। ठीक है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमने दूसरा काट दिया। ठीक है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव, नहीं, सिटीजनशिप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, वो सिटीजनशिप एज अ टाइम, मतलब अगर कुछ वायलेशन हुआ तो ये हो सकती है। तो इसमें 3 टाइप है। पहली बार रिनाउंसिएशन बाय टर्मिनेशन, मतलब किसी ने अपने आप से टर्मिनेट की, कोई कुछ समय के लिए बाहर रहा ये किया, और डिप्रीवेशन। ठीक है, ये 3 ग्राउंड है, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। तो डिप्रीवेशन मतलब समझ रहे हो, अगर कोई 12 साल या 15 साल ऐसे बाहर रहते हैं तो उसका ये होता है। इसमें देखो, पहला हमारा ओनली वन सिटीजन, सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। तीसरा गलत होने के बाद कवर है हमारा। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट तीसरा देखते हो तो यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस फर्स्टली। तो जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 4 टू फ्रॉम सी टू ए और डी टू ए, नीचे से ऊपर ऑप्शन पढ़ना की आदत लगा दो। बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो हमारी चौखट बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर रह के काम करना होगा। अगर काम उसके बाहर जा रहा है तो उसको हम ये काम करना हम प्रमोट कैसे करते हैं, इंटरडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना हमारी, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इसको प्रमोट करता है। तो बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी, तो लिबर्टी के लिए सेफगार्ड सबसे बढ़िया कौन है, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि कमिटेड जुडिशरी क्यों नहीं होगी, कमिटेड जुडिशरी मीन्स कि जुडिशरी विच इज कमिटेड टू गवर्नमेंट, तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट के फेवर में काम करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के फेवर में काम करेगी तो गवर्नमेंट को लोगों की लिबर्टी को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए क्या, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तब ये होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, इट्स नॉट गारंटेड टू लिबर्टी, सो द ऑप्शन इज डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स, कौन से इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इज मोर देन अराउंड 30 राइट्स इसमें। तो क्या होता है ना, जैसे जब भी ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ नोटिस करना, जैसे कि हमारा प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल में हमने अभी डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे जस्टिस है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, तो ये तो आएगा ही ना। जैसे कि उसके 30 जो राइट है, अराउंड 30 राइट्स है, तो उसमें से एक में तो बोला होगा, तो तुम्हें ये तो एक इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तीसरी बात, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आपको पता है इन्वायरमेंट, कल्चरल राइट्स, तो एक राइट तो दिया ही होगा इसमें से, ये भी आ जाएगा, तो 1 और 3 भी आ जाएगा। दूसरा डीपीएस, डीपीएस इज वेरी ब्रॉड, ये सोशल और इकोनॉमिक के लगभग आर्टिकल 35 से 51 तक, मतलब लगभग 20, 15 से 16 आर्टिकल ये डिस्कस करते हैं, तो इसमें भी बहुत ब्रॉड है, यू नीड टू इंक्लूड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, यहाँ हम एक एक को लिंक भी कर सकते हैं, बट हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में कि भाई अगर तुम्हें इतने राइट्स है उसमें, तो तुम्हें उसमें से उसको लिंक करना पड़ेगा, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें क्वेश्चन को एज अ गुडविल में जाना पड़ेगा, नॉट लाइक कि हाँ इस हर किसी में निगेटिव में देखना होगा। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, 2 टाइप की होती है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट चलती है, जैसे कि पॉलिटिकल हेड, मतलब ये एक लेमन टर्म है, मैं समझा रहा हूँ, और होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब कोई भी अगर डिपार्टमेंट हुआ, ये होता है मिनिस्ट्री, उसका हेड होता है पॉलिटिकल की, भाई इसको क्या बोलते हैं हम, मिनिस्टर, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर। बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव टाइप जो हम जिसको बोलते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली नहीं बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो उसका होता है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का।
और उसके नीचे सारा ही होता है। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ये क्या काम करता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, ठीक है। देन ये इसको ये करते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह ये करते हैं, इनको बताते हैं, और पॉलिटिशियंस इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से इनको बोलते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर व्हाट? पॉलिसीज। मतलब जैसे कि आप नोटिस करोगे तो अब जो फॉर एग्जांपल स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है, फिर डिवीजन लेवल पे होता है, फिर इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है। तो दीज पीपल आर जस्ट जो ब्यूरोक्रेसी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसी को। तो ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डी से ए पढ़ना है, एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो ये सब सही लग रहा है। फैसिलिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इट्स वेरी नैरो ऑप्शन, ठीक है, ये गलत होगा। स्ट्रीमलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल, इट हैज नथिंग टू डू विथ फेडरलिज्म, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो डिक्टेटरशिप में भी होती है, तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं इसका। वाइडनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नो। ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई रिलेशन नहीं, तो इसका ऑप्शन डी है। तो जो आपको मैंने बताया था, प्रो टिप, ट्राई टू रीड ऑप्शन फ्रॉम डी टू ए, यू विल सेव 30-40 सेकंड एंड ट्राई मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 9 शेड्यूल, तो 9 शेड्यूल जो है ना, 9 शेड्यूल ऐड किया था नेहरू जी ने 1951 में। क्यों? क्योंकि क्या होता था, अगर कोई लॉ भी लैंड, उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, ठीक है। तो इसके लिए वो लोगों को, वो जब डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसके बीच में फंडामेंटल राइट्स आ रहे थे। कौन से? राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको तुम बाईपास नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इसको वायलेट करे तो वो लॉ एकदम कैंसिल होता था, ठीक है, उसको इनवैलिड बताया जाता था। इसको बाईपास करने के लिए नेहरू जी ने शेड्यूल 9 इम्प्लीमेंट किया, और इसमें अलाउ 250+ लॉ डाले गए कि जो भी लैंड रिफॉर्म के लिए ये इसके लिए लॉ बनाया जाता है, तो उसको इनवैलिड ना बताया जाए, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें भी लैंडमार्क जजमेंट आया था 2007 में, IR कोयलो। उसके बाद ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हुआ है। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू 1951। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मतलब जैसे कि गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू लॉज, मतलब इसमें किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे, किसी को भी आर्बिट्ररी पावर नहीं दी जाए, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ के वन ऑफ द फीचर क्या था? लिमिटेशन ऑफ पावर, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया था ना, कि भाई इतना चीज़ है, तुम लोगों को यहाँ ये बेसिक जो राइट है उनके वो नहीं छीन सकते हो। तो उसमें लिमिटेशन ऑफ पावर आ गया, इक्वलिटी बिफोर आ गया, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द पीपल, समझ रहे हो? इसको इसने उल्टा किया है, ठीक है। तो तीसरा तुम काट दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा इसमें है कि लिबर्टी एंड सिविल राइट, तो लिबर्टी इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसका ये 1 to 4। हाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, तो पार्लियामेंट पर्टिकुलर लॉ 9 शेड्यूल में, जो 9 शेड्यूल हमने डिस्कस किया था अभी, 9 शेड्यूल इज एडेड टू लैंड रिफॉर्म के लिए जो ऐड किया था, और उसमें एक IR कोयलो का केस हुआ था 2007 में। इसके बाद सब इसके खुल गए, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। पार्लियामेंट कैन, यस, कैन बी प्लेस, पार्लियामेंट कैन डू द वैलिडिटी लॉ प्लेस इन 9 शेड्यूल कैनॉट बी एग्जामिन बाय कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड, ये गलत है। जैसे कि हमने अभी बताया कि 2007 का जो जजमेंट है IR कोयलो, उसके थ्रू ये ओपन हो चुका है, तो मतलब कोई भी उसमें
चैलेंज कर सकते हैं। तो दूसरा इसका इनकरेक्ट है और पहला ही करेक्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू, मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमो मीन्स की पीपल, क्रेसी मतलब पावर, ठीक है। तो मतलब पावर इन द पीपल। तो इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू कट डाउन नैरो ऑप्शंस विच आर वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन। जैसे कि इसमें बोला है डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, सो यू शुड फर्स्ट कट दिस ऑप्शन सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म। तो रुको, इसको रहने दो। द मेथड ऑफ सेंटरिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, नहीं। डेमोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मतलब कोई मिनिस्टर को बड़ा करो, किसी प्राइम मिनिस्टर को बड़ा करो, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू, ठीक है। इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, सुपीरियर सुपीरियर इंडिविजुअल नहीं, सुपीरियर इंडिविजुअल बहुत कम हो गए। इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ordinary main and superior, so this is the only option here कि which you we can mark is correct, ठीक है। बाकी सब जो ऑप्शन है ना, तो उसमें ये तो बहुत नैरो है, ये एक्सट्रीम है, सुपीरियर इंडिविजुअल वगैरह बोल रहा है, ये अलग ही चीज में जा रहा है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव को बड़ा करने को बोल रहा है। सो दिस इज नॉट, तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम, डोंट जस्ट इन इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ मत देना कि इसको सिर्फ पढ़ लेना और चारों के चार ऑप्शन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो यू कम टू नो 2 to 3 ऑप्शंस आर एक्सट्रीमली इनकरेक्ट, एंड गो विद सम बेसिक जो ऑप्शन है ना, जो तुम्हें ठीक लग रहा है, जो बेटर लग रहा है, तो उसके साथ चले जाओ, ठीक है। तो अभी ये हमारा बेसिक्स वाला वीडियो था आज का। इसके बाद हम सेकंड वीडियो लाएंगे, उसमें हम जो अभी पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी वाला, तो उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे हम ये कल तक अपलोड कर देंगे। ये सीरीज़ हम नेक्स्ट 1 2 3 डेज में पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अभी जो भी बेसिक्स टॉपिक्स है और भी कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम का एक लिंक डाला है नीचे, उसको भी उसके भी मैसेज करके आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ और चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।